हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बहुत कुछ बात कर चुके थे। जैसे में चार्ज के बारे में हम लोग देख लिए थे कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में भी सुने थे हम लोग, क्या क्या, जैसे कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, पोलराइजेशन क्या है, ये सब अपन बात कर लिए थे। और तीसरे लेक्चर में अपन क्या पढ़े थे, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करा जाता है। चार्ज कोई नमक जैसा सब्सटेंस तो है नहीं कि लाएं और ऐसे छिड़क दिए बॉडी पे और बॉडी चार्ज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे चार्ज करा जाता है, तो इसका 3 प्रोसेस बताया गया था, स्टैंडर्ड प्रोसेस। सबसे पहला था क्या बेटा, बाई फ्रिक्शन, दूसरा बाई इंडक्शन और तीसरा क्या था, बाई कंडक्शन। तो ये सारी बातें अपन पढ़ चुके थे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ ही है जिसके आधार पे सारा सवाल, अभी सारा क्वेश्चन अपन कर पाएंगे, है ना। सो कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करते हैं अपन। देख, कूलम्ब्स लॉ क्या है भाई, तो कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक लॉ दिया 2 पॉइंट चार्ज के बारे में। किसके बारे में दिया बेटा, 2 पॉइंट चार्ज के बारे में। सबसे पहली बात तो यही बताया उन्होंने, क्या बताया भाई, देख, कि 2 पॉइंट चार्ज अगर सेम नेचर का होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, ये तो अपन पहले से भी जानते हैं ना, कि सेम नेचर का चार्ज रहेगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये तो अपन पहले से भी जानते हैं। पर किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं अभी, पॉइंट चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के बारे में बताए हैं। बाद में अपन चार्ज्ड बॉडी के बारे में अपने बुद्धि लगा करके हम लोग सॉल्व करेंगे, पर कूलम्ब साहब ने केवल पॉइंट चार्ज के बारे में बताया है, ध्यान में रखेंगे। आ रही बात समझ में। तो पहला बात यही बोला गया बेटा, चार्जेज ऑफ सेम नेचर, लिखना नहीं अभी कुछ भी कॉपी में, सेम नेचर क्या करता है, सेम नेचर में रिपेल करता है, रिपेल करता है। बट चार्जेज ऑफ अपोजिट नेचर क्या करता है भाई, अट्रैक्ट करता है। देख, कहने का क्या मतलब है सर, कि अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा पॉइंट चार्ज, थोड़ा ब्लैक से लिखते हैं, न्यू एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ है, दोनों प्लस प्लस है, क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, बोल, ए प्लस एक माइनस है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा यूँ। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होता तो क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों कैसा नेचर का हो गया, सेम नेचर का हो गया यूँ। और अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहता तो क्या करता भाई, तभी रिपेल करता, क्योंकि अभी भी कैसा है, ये सेम नेचर का है। आ रही है बात समझ में। तो ये बात तो अपन पहले भी जानते थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, ठीक है ना। एक और बात समझते हैं, कूलम्ब्स लॉ में एक और क्या बात बताया गया, कि भाई यहाँ पे जो 2 चार्ज पार्टिकल होना चाहिए फोर्स लगने के लिए, कितना पार्टिकल होना चाहिए, 2 चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात क्या बताएं, कि 2 पार्टिकल जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा ना, आइदर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तीसरा बात क्या बताएं, कि उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा, ठीक। चौथा क्या बात बताए, कि जो दोनों पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, फोर्स का नेचर का क्या मतलब है सर, जैसे पहला वाला चार्ज पार्टिकल दूसरे वाले पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा वाला भी पहले वाले पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाएगा। सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला वाला दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा दिया और दूसरा वाला पहले पे ग्रेविटेशनल लगा दिया, तो वो अलग अलग नेचर का फोर्स हो गया ना। तो नेचर ऑफ फोर्स भी सेम होने चाहिए। आ रही बात समझ में। ये दूसरे पॉइंट का कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रहा है, समझा रहे, ध्यान से सुन। 2 चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होने चाहिए, दोनों पे डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए, और दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। अब ये जो प्रॉपर्टी, जो भी फोर्स इन सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वैसे फोर्स को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल फॉलो एक्शन रिएक्शन पेयर या आर एक्शन रिएक्शन पेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर का होता है बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। कैसे होता है, क्लियर है। एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए कौन कौन सा बात इंपॉर्टेंट है अभी याद है ना। देख, इट इज कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर।
एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए क्या क्या चाहिए बता, अभी 4 बात याद करें ना, क्या क्या होना चाहिए बोलो। 2 पार्टिकल होने चाहिए, कितने पार्टिकल होने चाहिए, 2 पार्टिकल होने चाहिए। दूसरी बात बता, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम, और नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम। और जो भी फोर्स इन सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा उसको क्या कहते हैं रे, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो क्या ये 2 पॉइंट याद हो गया। सबसे पहला पॉइंट क्या था कूलम्ब्स लॉ में, कि सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब है ये चारों बातें होनी चाहिए। कोई तकलीफ यहाँ तक, फटाक से लिखो। अगर आप लोग चार्ज के बारे में नहीं जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, इसका मतलब आप पहले के लेक्चर को नहीं देखें। सो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पहले के लेक्चर को विजिट करें, उसके बाद यहाँ आए तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और पहले लेक्चर का लिंक आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक एक बात को याद करते हुए चलना है ना, एकदम याद रखना है। इधर हो गया पवन। देख बेटा, 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक। मान लेते हैं ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। कुछ ऐसे रिपेल कर रहे हैं। तो एक चीज़ नोटिस कर सकता है बेटा कि ये जो भी फोर्स है ना, दोनों, उन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट दिखाई दे रहा है। यही अभी एक्शन रिएक्शन पेयर में देखें। एक और चीज़ देख, ये जो भी फोर्स है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। देख, अगर दोनों पार्टिकल को अगर ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए जिस लाइन पे, उसी लाइन के अलोंग दोनों फोर्स है ना। देख, अपन कह सकते हैं द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज लाई अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज, लाई अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। जो 2 पॉइंट चार्ज है उस पर लाइन कनेक्ट कर दो, उसी लाइन के अलोंग में फोर्स होना चाहिए। ऐसे फोर्सेज को अपन कहते हैं सेंट्रल फोर्स। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रल फोर्स। ऐसा फोर्स और भी हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या था, सेंट्रल था। याद कर, ऐसे ही बिल्कुल पढ़ाए थे वहां भी, याद है ना। तो ये भी सेंट्रल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट पॉइंट भी लिखो, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, force of interaction lie along the line joining, lie along the line joining, lie along the line joining, lie along the line joining the charges, the charges, the charges, full stop के बाद लिखना। That's why it is known as
दैट्स वाई इट इज नॉन एज सेंट्रल फोर्स, दैट्स वाई इट इज नॉन एज सेंट्रल फोर्स, दैट्स वाई इट इज नॉन एज सेंट्रल फोर्स, दैट्स वाई इट इज नॉन एज सेंट्रल फोर्स। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। आगे बात समझ में, चल 3 पॉइंट अपने को याद हो गया। कौन कौन सा याद है, पहला क्या था देखो इधर, सेम नेचर का रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का अट्रैक्ट करेगा, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब होता है 4 पॉइंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, 2 चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, और चौथा में बेटा नेचर ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए। क्लियर है। फिर तीसरे पॉइंट में अपन देखिए कि ये फोर्स किधर लगता है रे, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज सेंट्रल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये सब ना मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे तेरे से बोला जाएगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सेंट्रल फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर, सेम नेचर फोर्स, इस तरीके से ढेर साल। तो तुमको पता होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये सब वैलिड है। तो ये जितना भी पॉइंट्स लिखा रहे हैं मल्टीपल करेक्ट में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे इसको। और ये बात समझ में, आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा इतना मेरे को श्योरिटी है, पर आप इसको याद रखेंगे, अच्छे सवालों में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाले सवालों में। हाँ चल आगे बात करते हैं कि सर इतना तो बात समझ गए अपन, एक ये डायग्राम बना लेना, हाँ दिखना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। हो गया। चल अब आगे बात करते हैं ना कि ठीक है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कुछ तो जान गए, जरा ये बात करते हैं ना कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, कि एक दूसरे पे जो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड भी तो जानेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना क्या बोला गया बेटा, कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। मतलब पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। मतलब Q1 को बढ़ाओगे तो फोर्स डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब पता है ना, डायरेक्टली का क्या मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और इनवर्सली का एक बढ़ा तो दूसरा, क्लियर है ना। तो क्या बोला गया बेटा, लैंग्वेज के फॉर्म में, आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना बच्चों की तरह, बस ऐसे लिखेंगे आप, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड चार्ज, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, या फिर यूं बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आ रही है बात समझ में। बाद में जब अपन इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे बेटा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अभी ध्यान से देखना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं कांस्टेंट वैल्यू से, तो कांस्टेंट वैल्यू से हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा K, क्या लिखेंगे K। ग्रेविटेशन में क्या से हटाते थे, G से हटाते थे, याद है ना, बिल्कुल वैसे ही बात हो रही है, K Q1 Q2/r स्क्वायर। अब ये K क्या है सर, K को क्या बोलेंगे बेटा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आ रहा है इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, सिंपल बता रहे हैं, वैल्यू आएगा उसका। इसका नाम क्या बोला गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या फिर कभी कभी इसको डायरेक्टली लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है भाई। चल, और इस K का वैल्यू होता है बेटा 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ यूनिट बता सकते हो क्या इसका, यूनिट बता सकते हो। देख, क्या मैं K को ऐसे लिख सकता था बेटा, K बराबर FR स्क्वायर बाई Q1 Q2, ऐसा लिख सकता था ना। F का यूनिट तेरे को पता है ना, न्यूटन, R का डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। चार्ज का यूनिट क्या था, कूलम्ब था, तो क्या लिखेंगे इसका यूनिट बोल,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको याद रखने की जरूरत है क्या? याद रखने की जरूरत है, मेरे को यहाँ से तुरंत दिखाई दे जाएगा, मेरे को भी याद नहीं रहता है, हम यहाँ से देखेंगे तुरंत बैठा देंगे। अरे ये बात समझ में ना? तो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। अच्छा, ये कांस्टेंट वैल्यू सर हर मीडियम में होता है क्या? ऐसा नहीं है, ये अपन वैक्यूम की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अपन जो दो चार्ज अभी रख करके उन पे फोर्स की एनालिसिस कर रहे हैं, वो कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम में। कहाँ रखे हुए हैं? किसी और मीडियम में रखेंगे तो सारा वैल्यू चेंज होने लग जाता है, उसके बारे में बाद में अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? वैक्यूम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैक्यूम की। कुछ सवाल है क्या? वैक्यूम मतलब खाली, कुछ भी ना हो, एयर हवा भी ना हो वहां पे। अरे ये बात समझ, जैसे एटमॉस्फेयर में है क्या वैक्यूम, है ना पूरा ऊपर में। चल आगे देख बेटा, थोड़ा सा के को अपन और इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो के को अपन ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई ऐसा। इसको क्या पढ़ते हैं पता है क्या? इसको पढ़ते हैं बेटा एप्साइलन। आपके लिए कुछ नया है ये। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्साइलन। इसको एप्साइलन पढ़ते हो, चूंकि यहां पे जीरो लगा दे रहे तो इसको क्या पढ़ते हैं? नॉट। एप्साइलन नॉट। आ रही है बात समझ में? क्या पढ़ोगे इसको? एप्साइलन नॉट। आ रही है बात समझ में? अब ये एप्साइलन नॉट क्या है ये तेरे को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका नाम बस जानो, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्साइलन नॉट है तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। अब क्या है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा जब आपको मीडियम के बारे में पढ़ाऊंगा ना, तो थोड़ा बहुत इसका जानकारी दूंगा। हालांकि इससे आपको लेना देना नहीं है कि क्या है, क्यों आता है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये होता है। आपके कोर्स में नहीं है ये। आ रही है बात समझ में? तो बस आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? वेयर, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलते क्या, नाम क्या है बेटा इसका? परमिटिविटी। क्या नाम है बाबू? परमिटिविटी। किसका परमिटिविटी रे? वैक्यूम का। जब बात करेंगे अपन मीडियम की तो उसकी बात अलग से होगी। आ रही बात समझ में? क्या तुम्हें के का वैल्यू पता है ना? 4 पाई पता है ना? एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू निकाल सकता था ना। मैं वही तो बोला, तुमको नहीं जानना इसके बारे में, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बस तुम नाम जानो। थोड़ा बहुत मैं एहसास कराऊंगा जब मैं दो चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस करूंगा, जब एक मीडियम में होता है, थोड़ा बहुत। हालांकि इससे तेरे को कोई लेना देना नहीं है कि क्या होता है, क्यों होता है, बस तू जान, बस नाम है, इसका कोई उपयोग है क्वेश्चन बनाने में, बस। तेरे कोर्स में नहीं, किसी भी किताब में कोई बात नहीं करा रहता है। अगर किसी किताब में कोई बात करा हुआ है तो बेकार का बात करा हुआ है। आ रही बात समझ में? चल, हाँ, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। के का वैल्यू तेरे को पता है, 4 पाई पता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकल जाता ना। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकल जाता है बेटा। जब के का वैल्यू पुट करोगे तो ये आता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट क्या होगा बता सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का बाबू? देख, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएगा तो के नीचे आ जाएगा क्या? तो जो के का यूनिट होगा यहाँ पुट कर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट का नहीं पता चल जाएगा। एक दूसरे से क्या है, रेसिप्रोकल है, देख, है कि नहीं है? तो जो इसका यूनिट होगा उसका जस्ट उल्टा कर दो। क्या कर दो? देख, कर दो, उल्टा कर देगा तो क्या लिख दोगे? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन। सिंपल। क्या बात समझ में आ रही है? एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू होता है। कोई तकलीफ यार? आपको जैसे मुझे याद है, जैसे मैं बताया आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक? लिखो नेक्स्ट पॉइंट में। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी गिवन एज, the magnitude of electrostatic force can be given as, the magnitude of electrostatic force can be given as, उतार लो यहां तक।
यार कौन पेन दो, एक मजबूत दो। आओ देखो, याद क्या रखना है, F बराबर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर, KQ1Q2 बाई, जहाँ पे K इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर यू, उसका वैल्यू कितना होता है बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, लेकिन क्या साइन के साथ रखेंगे कि केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो आप नीचे में जहां फॉर्मूला लिखे होंगे यहाँ पे नोट करके ऐसे लिख लेंगे कि Q1 Q2 को बिना साइन के साथ रखेंगे, एकदम हिंदी में लिख लेना, बिना साइन के साथ में रखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड। बिना साइन तो सर नेगेटिव और पॉजिटिव ना, हाँ केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, माइनस नहीं लेना है। आ रही बात समझ में, जैसे ये -2 है तो आप यहाँ पे 2 ही पुट करोगे, साइन नहीं रखोगे साथ में। आ रही बात समझ में, तो लिख लो कि Q1 Q2 में साइन नहीं रखना होता है। मैग्नीट्यूड लेते हैं, चलो आगे देखो, यहाँ तक क्लियर है। अगली बात समझो, ये जो लॉ था किसके लिए वैलिड था रे, किसी भी चार्ज बॉडी के लिए कि पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, एकदम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द एबव फॉर्मूला इज डिराइव्ड फॉर द पॉइंट चार्जेज, द एबव फॉर्मूला डिराइव्ड, द एबव फॉर्मूला या एबव लॉ इज फॉर पॉइंट चार्जेज, द एबव लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज, द एबव लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया है, चार्ज बॉडी के लिए नहीं दिया गया है। आ रही है बात समझ में ना, पॉइंट चार्ज के बारे में दिया गया। चलिए अगली बात क्या देखें बेटा, ये जो फॉर्मूला अभी अपन देखे हैं वो फॉर्मूला वैक्यूम में वैलिड है। कहाँ वैलिड है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द एबव फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वैक्यूम, द एबव फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वैक्यूम। ठीक, चलिए आगे देखो, कुछ और बात अपन लिखते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ था ना एफ। अच्छा एक और बात, जब बोर्ड एग्जाम में आएगा ना तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ क्या है बताओ, तो आप थोड़ा लैंग्वेज में बढ़ा के लिख लेना कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, फिर ये लाइन लिख देना, फिर नीचे लिखना फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज, फिर लिखना एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो, लैंग्वेज बढ़ाना। वैसे लैंग्वेज आप बढ़ा लीजिएगा, मेन कॉन्सेप्ट यही है, एग्जाम में लैंग्वेज बढ़ाना आपको आना चाहिए। आ रही है बात समझ में। चल आगे देख बेटा,
हाँ, ये एक चीज देखे थे ना कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? बिल्कुल ऐसे ही ग्रेविटेशन में पढ़े थे, याद करें, सारा पॉइंट सेम पढ़े थे, याद होगा कि नहीं पता नहीं, ऐसे ही बिल्कुल पढ़े थे। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स follows inverse square law, electrostatic force follows inverse square law। ठीक है, स्क्वायर लॉ, LAW, कुलम्स लॉ है। क्या है भाई? लॉ क्या होता है? लॉ होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता। ये मैं डिराइव करा क्या? नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसा बताया गया था। अरे ये बात समझ में बाबू, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, लॉ होता है, जो साइंटिस्ट कह दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वो आपको याद रखना है बस। ठीक, क्यों होता है नहीं पता, दो चार्ज पार्टिकल क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है इसके बारे में हमको जानने की कोई जरूरत नहीं है, अट्रैक्ट करता है बस ये जानना है। अरे ये बात समझ में, अपने नेचर में क्या होता है अपने को ये जानना होता है, क्यों होता है ये कम लोग जानना होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्यों होता है इससे कोई लेना देना, कितना होता है इससे लेना देना हो, कैसा होता है इससे लेना देना हो। अरे ये बात समझ में ना। चल अगली बात देख, अगर कुछ इसका जवाब होगा भी तो अपने कोर्स में नहीं है, बस ये समझ। अगली बात ध्यान से सुनो, इनवर्स स्क्वायर लॉ लिख चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट बात क्या है बेटा कि ये जो फोर्स होता है ना वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव नेचर का। कंजर्वेटिव नेचर का क्या होता है? वर्क पावर एनर्जी में बताए थे दो तरह का फोर्स होता है, एक कंजर्वेटिव, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का ये मत शर्मा मत, नहीं पूछेंगे हम। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा होता है बेटा? कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तुमको बोले थे शायद आयुष के 4 लेक्चर दिया हुआ है वर्क पावर एनर्जी का, उसको पढ़ लेना, काम आएगा। ठीक है, मतलब अगर अभी टाइम है तो पढ़ लेना, है ना। लिख लिए? चलिए, एक और इंपॉर्टेंट बात है, आइए, वो क्या है सर? ये जो लॉ है ना वो तभी वैलिड है ना जब ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। कैसे हो? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं और पवन दोनों अभी रेस्ट में हैं, दोनों रुके हुए हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, मैं तेरे को देख रहा हूँ कि तो रुका हुआ है। अगर हम दोनों चलने लगे एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से, तभी तो मेरे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही है ना, क्योंकि जितना स्पीड से मैं चल रहा हूं उतना ही स्पीड से वो चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मेरे लिए तो तू हमेशा रुका हुआ दिखाई देगा ना भाई। जैसे हम लोग दोनों ट्रेन में के सीट पे बैठ जाए आमने सामने, तो ट्रेन अगर चलने भी लगा तो हम दोनों तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है ना। तो ऐसे ही जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा तभी ये लॉ वैलिड है। जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करने लग जाएगा तब ये लॉ वैलिड नहीं है। अरे बात समझ में बाबू, मतलब अगर दोनों चलने लगे तो एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए और सेम स्पीड से चलने चाहिए, तभी लॉ वैलिड होगा, या दोनों रुके रहे तब वैलिड होगा। अरे बात समझ में ना। ठीक, लिखो, दिस लॉ इज वैलिड व्हेन, दिस लॉ इज वैलिड व्हेन 2 पॉइंट चार्जेज are at rest. This law is valid if two charge particles are at rest. This law is valid if two charge particle is at rest with respect to each other, with respect to each other, with respect to each other, with respect to each other. जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे तभी आप इस लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आ जाओ देखो, लेकिन कई बार क्या होगा ना बेटा कि ऐसा अपन सवाल करेंगे कि जैसे एक चार्ज है, इसको अपन फिक्स कर दिए, क्या कर दिए? फिक्स कर दिए, और एक चार्ज को ऐसे फ्री टू मूव रख दिए स्मॉल क्यू को। तो जब ये चार्ज ऐसे मूव करने लगेगा ना, तो यहाँ अभी मूव करने लगा तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है क्या? नहीं है, मूव करने लगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है, तब भी वहाँ पे हम लोग न्यूटन ये कूलम्ब्स लॉ लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इससे देख होता क्या है ना, एक्चुअली में ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है ना, इसको फोर्स लगाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा
एकदम हल्का सा समय चाहिए कि जैसे हम यहाँ पे रखें तो हल्का सा वक्त लगा, इसके बाद इस पे फोर्स लगा, तो अपना इफेक्ट यहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ समय चाहिए यार। जब वो मोशन करने लग जाता है ना तो हमारा आंसर कुछ और हो जाता है। अरे ये बात समझ में, तो थोड़ा गड़बड़, कुछ एरर आने लग जाता है। पर अगर थोड़ा बहुत स्पीड में चेंज हो, जैसे कितना स्पीड में चेंज हो, 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, 100 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत ज़्यादा एरर नहीं आता है। कब एरर तुमको दिखाई देगा? जब कोई चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चलने लगे। कैसे चलने लगे? स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चलने लगे, तब जाकर के कुछ एरर आना शुरू होता है। आ रही बात समझ में? तो अपन यहाँ पे बोल तो दिए कि सर रेस्ट में रहेगा तभी अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर मोशन कर भी रहा है 100 मीटर, 200, 300, 400, तभी अपने को अप्लाई किया जा सकता है इस लॉ को। आ रही बात समझ में? कब जाकर के एरर दिखाएगा यार? जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से मूव कर रहा हो? स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। कौन सी स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। दोनों सर करेगा या फिर सिर्फ एक बॉडी? अरे तुम अगर यहाँ पे तो खड़े होकर इसको देखेगा तो तेरे को मोशन में दिखाई देगा ना बेटा। अगर ये चल रहा है तो इस पे खड़ा हो जाएगा तो ये भी तो तेरे को दूर जाता हुआ दिखाई देगा कि नहीं देगा? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों मोशन में है, चाहे एक चले चाहे दोनों चले। आ रही बात समझ में? विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब समझो। जैसे तू कार पे ऐसे चले जा रहा है तो मैं रोड पे खड़ा हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में तू मोशन में है कि नहीं है? पर तू कार पे खड़े होते हुए मेरे को देख रहे हो तो मैं भी तो तेरे से दूर होता जा रहा हूँ, तो मैं भी तो तेरे रिस्पेक्ट में मोशन में ही हूँ ना। आ रही बात समझ? चल, मैंने क्या बोला बेटा कि जब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे तभी इस लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर स्पीड थोड़ा बहुत कम रहे तो भी अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि एरर बहुत कम आता है। कब एरर बहुत ज़्यादा आएगा? जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करने लगेगा। आ रही बात समझ में? पर कॉन्सेप्चुअली बोला जाए तो ये तभी अप्लाई होगा, मतलब लगा देते हैं क्योंकि एरर कम होता है, पर कॉन्सेप्चुअली बोला जाए तभी लगा पाएंगे जब दोनों कैसे रहे बेटा? रेस्ट में रहे। आ रही बात समझ में? पर क्वेश्चन में यूज कर देते हैं क्योंकि एरर बहुत कम होता है। क्लियर है? लिख लिया ये पॉइंट? लिख लिया है ये वाला पॉइंट जो बोले थे, अभी लिख लिया ना पॉइंट? दिस लॉ इज वैलिड व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर एट रेस्ट विथ ईच अदर। लिख लिया ना? ठीक, अगली बात समझो। कितना पॉइंट हो गया गिन तो? 6 बोल रहा है, 9 बोल रहा है तुम? नहीं, इधर अभी बोला डिराइव कराने के बाद नहीं, अच्छा टोटल 9 हो गया ना। चल एक और पॉइंट देख। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है उसको तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुना। जैसे मान ले बाबू कि एक प्लस चार्ज यहाँ पे है। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। यहाँ पे भाई साहब एक नेगेटिव चार्ज है। कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा? यूँ। ठीक, मान लेते हैं दोनों के बीच में फोर्स है F। अगर कोई तीसरा चार्ज, मान लेते बेटा ये है समथिंग Q1 और ये था Q2, मान लेते हैं कोई तीसरा चार्ज यहाँ एक और आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? तीसरा चार्ज। तो क्या अब ये तीसरा चार्ज, ये भी माइनस में है, तो क्या ये तीसरा चार्ज भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा? करेगा कि नहीं करेगा? मान लेते हैं इसको F डैश से कर रहा है। कितना से कर रहा है बेटा? तो अगर तीसरा चार्ज कोई आ भी जाता है तो इस पे फोर्स लगाएगा F डैश, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? ध्यान से सुना हिंदी में क्या बोल रहा है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ध्यान से सुना। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। आ रही बात समझ में? अगर दो लोगों के बीच में कुछ प्यार है तो तीसरे के चले आने से प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसा होता है क्या आम जीवन में? ये भी गायब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आम जीवन में नहीं होता, साइंस में ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो रहेगा, चाहे तीसरा है, चाहे चौथा है, चाहे पांचवा है। यहाँ तो दूसरा आने के बाद ही सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स
डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर थर्ड चार्ज, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर थर्ड चार्ज। देखो यहाँ पे एक बार फिर से, जैसे मैं फिर से समझा रहा हूँ बेटा, जैसे मान ले कि Q1 Q2 इन दोनों के बीच में 10 न्यूटन लग रहा था। कितना लग रहा था बाबू? 10 न्यूटन। तो कोई तीसरा आ गया, मान लेते तीसरा वाला इस पे 5 न्यूटन लगाने लगा। कितना लगाने लगा? 5 न्यूटन लगाने लगा। लेकिन इसके आ जाने से इन दोनों के बीच में जो 10 न्यूटन था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 न्यूटन है तो इन दोनों के बीच में हमेशा 10 रहेगा। आ रही बात समझ में? तीसरे के आने से कोई फर्क 10 न्यूटन से इधर मूव करेगा, 10 न्यूटन से मूव नहीं करेगा। अभी केवल फोर्स की बात कर रहे हैं। मूव करेगा कि नहीं करेगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों फ्री है कि नहीं मूव करने के लिए। अरे बात समझ में? अभी फोर्स कितना लगा रहा है क्यों जिसकी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इसके प्रेजेंट या एब्सेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। 10 है तो 10 ही लगेगा। अरे बात समझ में? लेकिन हाँ ये चीज़ डिपेंड करेगा, ये चीज़ चेंज हो जाएगा, इस पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी ये है, अभी ये लगने लगा तो नेट फोर्स कुछ इधर लग जाएगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये था अपना कूलम्ब्स लॉ। क्या था ये भाई? कूलम्ब्स लॉ। अब ये जितना थ्योरी लिखवाना था लिखवा दिया गया है। अभी आते कुछ अच्छे सवाल पे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। अरे ये बात समझ, देख अपन थ्योरी पढ़ते ही इसलिए ताकि अपन क्वेश्चन कर पाए। देख इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहीं तक रोल था। अब देख मैकेनिक्स का नाच। अब केवल क्या है? मैकेनिक्स। केवल मैकेनिक्स है भाई साहब, हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का औकात खत्म। अभी इलेक्ट्रिसिटी बाद में आएगा फिर मुंह उठा के, लेकिन अभी केवल मैकेनिक्स एकदम रूल करेगा। देख क्वेश्चन ही क्वेश्चन, सवाल ही सवाल, 5-6 लेक्चर तक केवल। ध्यान से देखो, एक नॉर्मल सा सवाल पहले कराते हैं ना, तो ध्यान से देखना। एकदम नॉर्मल सा, कुछ एहसास कराना चाह रहे तेरे को उससे। जैसे मान ले बेटा कि 1 कूलम चार्ज है, और ये 3 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक और चार्ज रखा हुआ है, ये भी 1 कूलम है। कितना है बेटा? ये 1 कूलम है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है। बताओ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि क्या करेगा? रिपेल करेगा। यूँ क्या दोनों के बीच का फोर्स तो निकाल सकता था? बोल। F बराबर क्या होता है बेटा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोल K कितना होता है रे? 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट में। Q1 कितना बेटा? 1। Q2 भी कितना है? R कितना है? 6। 3 मीटर ना, 3 मीटर का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। देख तो ये कट गया क्या बेटा? फोर्स कितना दिखाई दे रहा है? 10⁹ न्यूटन। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इतना न्यूटन। मतलब तुम 1 कूलम, ये अगर वहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दिया और इस दीवार पे 1 कूलम चार्ज, लगभग 3 मीटर होगा नहीं, ये 3 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर एक चार्ज वहाँ रख दिया, एक चार्ज वहाँ रख दिए, दोनों दीवार पे, तो 3 मीटर हो गया। देखो उस पर दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है। इतना फोर्स लग रहा है कि इस दीवार का धज्जिया उड़ा दे। थोड़ा बहुत है क्या? अरे 10 20 ये 50 100 न्यूटन में तेरा दीवार टूट जाएगा। ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? भाई साहब ये करोड़ों है। क्या है? करोड़ से भी ज़्यादा है। देख ले 100 करोड़ है तो गिन भी नहीं पाएगा शायद, इसलिए हम गिनवा नहीं रहे, बेइज्जती हो जाएगा। 10⁹ न्यूटन है। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स है। तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का फोर्स को संभालने के लिए बड़ा बड़ा डैम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। याद कर जब मैं कूलम्स बता रहा था SI यूनिट, तो मैं उसी से बताया था कि छोटा मोटा कूलम्स नहीं होता, बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो अगर 1 कूलम चार्ज को रखा जाए तो इतना फोर्स लगता है। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को ही प्रोड्यूस कर पाना काफ़ी मुश्किल होता होगा। आ रही है बात समझ में? बस ये एहसास कराने के लिए सवाल कराया गया। ये सवाल में क्या था? बस पुट करना था, आंसर लाना था। आ रही बात समझ में? एक और देखना, बस ऐसी कुछ एहसास करने के लिए, कोई बहुत टफ सवाल नहीं बेटा, एहसास करने के लिए कुछ एहसास करा रहे हैं। अभी जो दोनों चार्ज था ना उसको 1 किलोमीटर पे रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं बाबू? 1 किलोमीटर पे रख रहे हैं। ठीक, और ये अगेन ये 1 कूलम चार्ज है, ये भी 1 कूलम चार्ज है। अभी फोर्स कितना होगा बता? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 मतलब 1 × 1
आर मतलब 1 किलोमीटर मतलब मीटर में चेंज करोगे बेटा तो 10 टू द पावर 3 मीटर, 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा देख तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, कट के 10 टू द पावर 3 हो गया तो कितना हो गया बेटा 9 और 10 टू द पावर 3 मतलब इतना 9000 न्यूटन। ये भी छोटा मोटा फोर्स नहीं है, मतलब तू 1 किलोमीटर पे 2.4 को रखोगे, मतलब एक थे न्यूक्लियस पे रख दिया और एक थे यहाँ पे रख दिया इस बिल्डिंग पे, तब भी इतना ज़्यादा फोर्स है। दिखाई दे रहा है, बहुत ताकतवर है। तो जब भी तुम्हारे सवाल तुम्हारे क्वेश्चन बुक्स में या कहीं भी डीपीपी में क्वेश्चन मिलेगा ना तो तुम देखोगे कि चार्ज को जनरली कूलम में नहीं रखता है, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, ताकि फोर्स का एक मतलब छोटा मोटा वैल्यू आए। आ रही बात समझ में? कोई तकलीफ इसमें? मैं ये सवाल क्यों कराया हूँ ताकि एहसास करा पाऊँ एक कूलम का ताकत कितना हो सकता है। आ रही बात समझ में? लिख लें फटाक से। मैथ्स क्लास है पवन? हो गया? देखो कूलम्ब्स लॉ का सवाल कर रहे हैं ना अभी हम लोग, केवल क्वेश्चन करेंगे। अब एक और क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं, एकदम बढ़िया स्टैंडर्ड सवाल। तुम लोग ये देखिए क्या मूवी आरक्षण, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, नहीं देखा आरक्षण मूवी? तुम लोग कौन सा मूवी देखता है वे? मोबाइल में तो अक्सर लगे रहते हो तुम लोग। खैर ठीक है, चेंज द टॉपिक। हाँ, आरक्षण मूवी में अमिताभ बच्चन एक सवाल करा रहा होता है। हाँ देखें। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही करा रहा होता है और वही सवाल करा रहा होता है जो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा समझना बढ़िया से, है ना। अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं, उससे पहले एक और सवाल है, जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल। क्वेश्चन लिखो, फाइंड minimum force of interaction between two charged particle. Find minimum force of interaction between two charged particle kept at 1 meter. मैंने क्या बोला बेटा कि दो चार्ज पार्टिकल है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 1 मीटर पे रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में मिनिमम फोर्स बताना है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट बताना है। सब सोचो, अच्छा सवाल है। देखिए, आपने कुछ सोचना चाहिए कि सर देखो यहाँ पे एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, आपने बता दिया कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 मीटर पे दोनों को रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में सर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू बताना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? Q1 Q2 बाई, चल के तो कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स है। मैंने कह दिया कि दोनों के बीच में दूरी कितना है? 1 मीटर है। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, बचा क्या?
Q1 Q2। तो अगर तेरे को F मिनिमम चाहिए तो तेरे को क्या मिनिमम लेना चाहिए, Q1 और Q2 का मिनिमम वैल्यू लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स हो गया। और Q1 किसी भी चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? वाह, स्मॉलेस्ट चार्ज कितना हो सकता था? स्मॉल ई, याद है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और जो भी चार्ज होंगे इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, बताए थे। जीरो की बात नहीं हो रही, उसके बाद की बात हो रही है जस्ट। समझ में आया? देखो यहाँ पे तो मिनिमम चार्ज कितना है? स्मॉल ई ना, तो अपन कह सकते हैं बेटा F बराबर के ई इंटू ई, मतलब ई स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, मतलब यही के ई स्क्वायर। अरे बात समझ में? इस सवाल से एग्जामिनर यह जानना चाहता था कि आपको इसका ज्ञान है कि नहीं, कि चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, बस यही जानना चाह रहा था। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। अरे बात समझ में? मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का बेसिकली ये सवाल था, कूलम्ब्स लॉ का सवाल नहीं था ये। समझ में आया बेटा? तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अच्छे से आपको आना चाहिए। जो नहीं पढ़ो प्लीज जाओ और पढ़ो। चलो लिख लो। मेंस में पूछा गया था ये सवाल। एक एक सवाल एकदम याद रहना चाहिए तुम लोग। इस बार टेस्ट भी लेंगे हम, याद रखना, ठीक है? बीच बीच में टेस्ट लेंगे, जैसा तुम्हारा औकात होगा। पहले अच्छे लेवल का लेंगे, देखेंगे कि तुम नहीं टिक पा रहे हो तो फिर थोड़ा आसान लेंगे, लेकिन कोशिश करना है अच्छे लेवल का तैयारी करना है, ठीक? चल देखा गया, ये हो गया सवाल। एक और क्वेश्चन करते हैं और ख़त्म करते हैं आज के लिए। हाँ, एक और क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आने वाला है, तो अगर आपको आता होगा देन इट्स ओके, नहीं आता होगा तो मैं जितना बोलूँ उतना आप याद रखना, ठीक है ना? चल देख क्या बोला गया बेटा, वही अमिताभ बच्चन वाला। देख आप ऐसा समझे ना कि एक चार्ज है आपके पास प्लस क्यू, ठीक? बोला गया कि आप इसको कैसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कैसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल दूं बेटा, जैसे मान ले तेरे पास 10 कूलम्ब चार्ज है, मैं बोलूंगा बेटा इसको दो हिस्सा में डिवाइड कर और ऐसे 1 मीटर पे रख दे। बता इन दोनों को कैसे तू डिवाइड करेगा कि दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो 10 कूलम्ब को तू कैसे कैसे तोड़ सकता था यार? 1 कूलम्ब 9 कूलम्ब, 2 कूलम्ब 8 कूलम्ब, 3 कूलम्ब 7 कूलम्ब, ऐसे तोड़ सकता था ना। तो कैसे तोड़ा जाए सर कि दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो, ये मेरा सवाल है। तो मैं 10 कूलम्ब ना लेके एक जनरल वैल्यू क्यू लेके चल रहा हूं, ठीक? देख सवाल समझ में आ रहा है? इंग्लिश में मैं लिखवा दूंगा बाद में कि इन विच वे अ चार्ज मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इज मैक्सिमम। वो बाद में लिखवा देंगे, पहले यहाँ समझो इंपॉर्टेंट बात। चल मैं मान लेता हूँ बेटा, मैं इसको 2 पार्ट में कुछ ऐसा डिवाइड कर रहा हूँ, एक स्मॉल क्यू, तो दूसरा क्या बचेगा रे आयुष? क्यू में से स्मॉल क्यू निकाल दिए तो दूसरा कैपिटल क्यू माइनस, ऐसा ही बचेगा ना बेटा। चल मान लेते हैं कि दोनों को ऐसे रख दिया गया, स्मॉल क्यू को और यहाँ एक इसको, और दोनों के बीच का दूरी रख दिए बेटा स्मॉल आर। कितना रख दिया बाबू? ये आर फिक्स कर लिया अपन। क्या कर लिया बाबू? ये आर फिक्स है, दूरी दोनों के बीच का फिक्स कर लिया। एक इतना चार्ज है, दूसरा इतना चार्ज है। दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा मेरे को बताओ? फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा क्या छोटू? कोई तकलीफ नहीं है इसमें? चल इसको थोड़ा सा अच्छे से सजा के लिखो बाबू, के बाई आर स्क्वायर क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या बाबू? अब ध्यान से देखना बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? मैक्सिमाइज। क्या के का वैल्यू कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट। आर मैंने फिक्स रख दिया। कैपिटल क्यू क्या पहले से दिया हुआ है तो वो भी फिक्स है। तू क्या बदल सकता है? तू क्या चेंज कर सकता है? स्मॉल क्यू। तो क्या चेंज कर सकता है? तो फॉर यू स्मॉल क्यू इज द वेरिएबल। आपके लिए स्मॉल क्यू क्या है बेटा? वेरिएबल है। अब याद कर मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट कि अगर y x के फंक्शन में हो, y को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर 0 से कंपेयर करो, आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। याद है मैंने पढ़ाया था? देख तो यहां पे f जो है किसका फंक्शन है? स्मॉल q का फंक्शन है। तो फॉर f मैक्सिमम मैं क्या लिखूंगा ध्यान से देखना, फॉर
इफ मैक्सिमम, अगर मेरे को इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? जो वेरिएबल हो, जो यहां पे वेरिएबल कौन सा है बेटा? स्मॉल क्यू। तो मैं स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके क्या कर दूंगा? 0 से कंपेयर करूंगा। अपने को आंसर आता दिखाई देगा कि नहीं देगा? याद कर, मैंने बताया था अब मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा ये एक और स्टेप के बाद पता चलता है, लेकिन फिजिक्स में यहीं से काम चल जाता है अपना। आ रही है बात समझ में? चल बता बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर। के बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल जाएगा। चल इसको डिफरेंशिएट करें भीतर वाला, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट है ना, तो ऐसे बाहर निकल गया स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन 1, कितना हो गया बाबू? 1 माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q होगा क्या? बराबर 0। अब तुमको दिखाई दे रहा होगा बेटा q माइनस 2q शुड बी 0, इधर चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो q कितना आ गया देख, कैपिटल Q बाई, दिखाई दे रहा है? इसका मतलब मेरे को कैसे डिवाइड करना चाहिए था बाबू कि ये दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए? आधा आधा। मतलब अगर ये Q था तो इसको भी तोड़ करके Q/2 रखना चाहिए था और इसको भी तोड़ करके Q/2। ऐसे आधा आधा में जब डिवाइड करोगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमेशा कैसा आएगा रे? मैक्सिमम आएगा। आ रही बात समझ में? कोई तकलीफ? ये सवाल कराया था अमिताभ बच्चन, ठीक है? ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन से सीख के हम लोग करा रहे हैं, हम लोग से सीख के अमिताभ बच्चन कराए। आनंद कुमार से मिलने के लिए गए थे वो, जब आरक्षण मूवी बन रहा था ना, उस समय आनंद सर के पास मतलब हम लोग पढ़ते थे। 3 दिन का छुट्टी दिए थे आनंद सर, क्योंकि अमिताभ बच्चन उससे मिल करके कैसे पढ़ाते हैं ये सीखने आया था उस समय। तो वही सीख के गया था तो पढ़ाया था आरक्षण। तो टीचर सबको सिखा सकता है। देख लो लैंग्वेज के फॉर्म में। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं इसके आधार पे। राइट इट डाउन। इन विच वे a charged particle must be divided into 2 parts? In which way a charged particle must be divided into 2 parts? Must be divided into 2 parts so that force of interaction between them is maximum. So that force of interaction between them is maximum. Force of interaction between them is maximum. मैक्सिमम। ठीक, उतार लो। आयु समझ में आया ना? यस सर। क्या हो गया? तेरा नया जूता सही चल रहा है क्या? ओके, कंफर्ट। तुम लोग के साथ ऐसा हुआ कुछ नया टी शर्ट खरीद के लाया या नया जूता, और तेरे इस्तेमाल करने से पहले तेरा रूममेट इस्तेमाल कर लिया हो? बहुत झरकता है अंदर से एकदम। गैजेट्स के साथ। गैजेट के साथ हुआ है? ओके। लाया था कोई जगह ले लिए। अब इसी के आधार पे 1-2 सवाल कराते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है, देख बेटा यहाँ पे एक 4 कूलम चार्ज है, दूसरा 6 कूलम चार्ज है, दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। बोला गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 6 कूलम टू 4 कूलम सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। समझ में आया कि 6 कूलम से कितना इसमें ट्रांसफर कर दें कि दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए? तो कब दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होता था? जब दोनों बराबर रहता था।
कितना रहता था, बराबर रहता था। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ से कितना ट्रांसफर कर देना चाहिए, 8 कूलम। सो सिंपल, 1 कूलम अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ भी +5 हो गया बेटा, और यहाँ भी। तो इट्स वेरी सिंपल, है कि नहीं? बहुत आसान सवाल है। आ रही है बात समझ में? कर सकते हो ऐसा? ठीक है, आज यहीं तक, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ के आना, फिर आगे सवाल कराया जाएगा। एक मौका और मिल गया तुम लोग को कि ट्रायंगल लॉ का ट्रिक सारा याद रखे, ताकि नेक्स्ट क्लास में पूरा ट्रायंगल लॉ का ही सवाल शुरू होगा। आज अभी तो स्टार्ट नहीं करते हैं। एक और सवाल करा दे। तुम लोग लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जानता है क्या? रहने दो, नेक्स्ट क्लास, ठीक। हाँ, उसको ऑफ करना। हाँ, एक मिनट पहले बात कर लेने में। हाँ, तो आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखो, फिर भी ना समझ में आया कमेंट करके पूछो। और हाँ यार, कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें कहाँ समझ आ रहा है, कहाँ नहीं। देख करके रह जाओगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा, है ना? तो बताया करो कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है या कहाँ पे अच्छा लग रहा है। जो लेक्चर तुम्हारा छूट गया है, जैसे कि मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज का प्रॉपर्टी, पीछे जाओ उसको देखो, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब हर बार का जो बोलते हैं वो कर देना। थैंक यू।